प्रोजेक्टर की आवश्यकता पड़े, ठीक है, हो सकता है आपको चौक डस्टर की आवश्यकता पड़े। तो इन सारी चीजों को एक सहायक सामग्री के अंतर्गत देखा जाता है, जो कि सामान्यतः तकनीकी चीजों से जुड़ी हुई रहती है। अगर हम बात करें जो तकनीकी चीजों के अतिरिक्त इधर अगर हम बात करें तो वो फिर प्रायोगिक कक्षाओं में, जैसे मान लीजिए कि अगर आप प्रायोगिक कक्षा ले रहे हैं तो उसमें बुनियादी चीजों का होना बहुत जरूरी है। कम से कम योगा मैट होना चाहिए, और अगर आप षटकर्म की बात करते हैं तो उसमें सहायक सामग्री होना बहुत जरूरी है। एक नीति पॉट होना चाहिए, कई सारी चीजें होनी चाहिए, तो वो आप सभी जानते हैं। तो ये सब क्या है, उस कक्षा को अबाध गति से चलाने के लिए, अर्थात बिना किसी बाधा के संचालित करने के लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है। उनको सहायक सामग्री कहा जाता है ना। तो ये भी आपके क्लास को मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है। पता लगे आप जाएं तैयारी करके, लेसन प्लान में आपने बनाया कि आज हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से पढ़ाएंगे, और जैसे ही क्लास में जाते हैं वहां ना तो प्रोजेक्टर होता है, ना ही किसी प्रकार का कोई स्मार्ट बोर्ड होता है। तो आधे घंटे तक, या हो सकता है उस दिन पूरी आपकी क्लास डिस्टर्ब हो जाए, तो क्लास मैनेज नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी फैक्टर है। चौथा बिंदु आप देख रहे हैं शिक्षण प्रविधि। शिक्षण प्रविधि जिनकी चर्चा हमने पिछली क्लास में करी, 7 हमने प्रविधियों की चर्चा करी। ठीक है, 7 प्रविधियों में आपको बहुत सारी प्रविधियां याद भी हो गई हैं, सारी चीजों को आप जानते हैं। तो उसको किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं, है ना, वो आपकी व्यक्तिगत कुशलता पर निर्भर करता है क्या कि आप टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, फिर अगला है बैठक व्यवस्था। अगर आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं या प्रैक्टिकल क्लास ले रहे हैं तो किस तरह से आप बिठाते हैं, अरेंज कैसे करते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट कहते हैं इसको। तो ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप गलत तरीके से बिठाएंगे तो हो सकता है पीछे वाले विद्यार्थियों तक आवाज ना पहुंचे, या वो आपको सही तरीके से देख ना सकें, आपकी बताई गई प्रविधियों को समझ ना सकें। तो सेटिंग अरेंजमेंट का होना भी बहुत जरूरी है। ये मास में भी इम्पोर्टेंट है, जब ज्यादा संख्या होती है उसमें भी, और अगर कम संख्या है उसमें भी। तो ये भी क्लास को मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर शिक्षण अधिगम उद्देश्य। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम उद्देश्य का मतलब क्या है कि जिस ऑब्जेक्टिव्स के साथ या जिन प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आप विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, वो विद्यार्थी अपने भेजे में, अपने दिमाग में उतार भी सके। ये है मेन कहानी। पता लगे आप अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, सब कुछ सबको समझ में भी आ रहा है, परंतु विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो उनको उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी वो बेहतर नहीं हो पा रही है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है समय समय पर मूल्यांकन प्रक्रिया करना है। इसीलिए देखो अगले फैक्टर में लिखा है मूल्यांकन प्रक्रिया। ये क्यों की जाती है, टेस्ट क्यों लिया जाता है, ताकि ये देख सकें विद्यार्थी कितने स्तर पर उस चीज को सीख सके या उस चीज को जानते हैं। इसका मूल्यांकन करने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए कुछ प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करता है एक शिक्षक, जिससे वह जान सके कि उसके द्वारा पढ़ाया गया विषय एक विद्यार्थी कितनी गहरी समझ रखता है उस विषय पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचिंग और लर्निंग ये सारे पॉइंट हमने पहले से ही क्लियर कर रखे हैं। इसमें से ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जिसकी चर्चा हमने इसके पहले नहीं करी, क्योंकि सारे बिंदु आपके सिलेबस के हिस्से हैं, पॉइंट है। शिक्षक से लेकर छात्र से लेकर के शिक्षण की अभिव्यक्ति तक, ये सारे पॉइंट प्रीवियस सिलेबस के टॉपिक्स में हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए हैं। शिक्षण की अभिव्यक्ति में अगर हम आमतौर पर बात करें तो टीचर किस तरह से ज्ञान को अभिव्यक्त कर रहा है। एक बहुत अच्छा विद्यार्थी एक बहुत अच्छा शिक्षक बने ये जरूरी नहीं। एक बहुत औसतन विद्यार्थी बहुत औसतन शिक्षक बने ये भी जरूरी नहीं है। कई बार क्लास के टॉपर्स बेहतर पढ़ा नहीं पाते हैं, पर क्लास का एक एवरेज विद्यार्थी इतना बेहतरीन तरीके से चीजों को समझा लेता है कि टॉपर विद्यार्थी भी अपने आप पे डाउट करता है कि क्या हमको इतनी चीजें पता थी इस तरीके से। तो ये अभिव्यक्ति जो है ये जरूरी नहीं है कि आपके ज्ञान वर्धन पर, ये जरूरी होती है अन्य चीजों पर। आपकी मौखिक वक्तव्य स्किल जो होती है, जिसको हम भाषा संभाषण कला कहते हैं, ये किस तरह से है, क्या आप अपने अनुभवों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे चीजों को अपने स्तर पर लेते हैं, फिर जब आप सामूहिक स्तर पर उसका बखान कर रहे हैं तो वहां पर उस चीज को कैसे डील करते हैं। तो ये सारी चीजों का होना भी बहुत जरूरी है, तभी एक शिक्षक अपने शिक्षण प्रविधियों की अभिव्यक्ति बेहतर तरीके से कर सकता है। और अभिव्यक्ति के कई माध्यम भी होते हैं, जैसे पीपीटी के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है, केवल वर्बली अभिव्यक्त कर सकता है, 3D डायग्राम के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है,
वीडियो के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है या स्वयं के प्रदर्शन के माध्यम से भी अपने शिक्षण कौशल को वो अभिव्यक्त कर सकता है। अब मैंने कई टेक्निक्स इसमें बता दिए, जिसमें डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड भी आ गया है, प्रोजेक्ट मेथड भी आ गया है, व्यक्तिक निर्देशन विधि भी आ गई है। तो ये सारी चीजें, इसीलिए मैं कहता हूँ जब आप बेहतर तरीके से समझते हैं, पढ़ते हैं प्रीवियस टॉपिक, तभी मेरी बातों को लिंक करके समझ पाएंगे। अगर लिंक नहीं करेंगे तो फिर आगे आपसे कई विद्यार्थी निकल जाएंगे और आप मूक दर्शक की भांति देखते रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए समय समय पर अध्ययन अध्यापन का होना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत अध्ययन बहुत जिम्मेदारी पूर्वक आपको निभाना है, ईमानदारी के साथ। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके क्लास को मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, जिनकी चर्चा हमने यहाँ पर अभी आपसे करी। अब ये इनको मैंने एक एक्सप्लेन भी कर दिया है, हालांकि मैंने इनकी क्वालिटीज नहीं बताई, क्योंकि क्वालिटीज मैंने बहुत पहले बता रखी हैं कि शिक्षक की क्वालिटीज हैं, छात्र की क्या क्वालिटीज हैं, पाठ्य वस्तु, इन सबको मैंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन में अच्छी तरीके से डिटेल डिस्क्राइब कर दिया है पिछली क्लासेस में, तो आपको वहां पर भी एक बार देखना चाहिए। अब यहाँ पर ये पॉइंट हमने एक बार डिस्कस किए हैं, ये वाले जो हमने ग्रुप है ये इससे पहले भी एक बार डिस्कस किए, लेकिन उस समय हमने इतनी बेहतर तरीके से डिस्कस नहीं किया था, वर्बली हमने मौखिक तरीके से आपको बता दिया था। अब यहाँ चूंकि हम बात कर रहे हैं क्लास मैनेजमेंट की, तो अगर आप अपने क्लास को ग्रुप में नहीं बांटते हैं तब भी एक तरीके से नुकसानदेह स्थिति, ठीक है, स्पेशली प्रैक्टिकल वाले सेगमेंट में, उसमें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी क्लास को एक ग्रुप में बांट दिया जाए, ठीक है, अन्यथा फिर वो सारी चीजें समझ में नहीं पाएंगे। एक ग्रुप के विद्यार्थी दूसरे ग्रुप की बातों को समझने में अक्षम होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 विशेष ग्रुप योगाभ्यास के अध्यापन विधियों नामक पुस्तक में लिखे गए हैं, बताए गए हैं। सबसे पहला जो ग्रुप है वो है प्रारंभिक छात्र, अर्थात बिगिनर्स वाला। दूसरा ग्रुप जो बताया गया है वो है अनुभवी और प्रगत समूह, यानी थोड़े से जो एडवांस लेवल के, थोड़े से जिनको ज्यादा नॉलेज होता है। तीसरा आप यहाँ पर देख रहे हैं विद्यालय छात्र, अर्थात स्कूल गोइंग स्टूडेंट का एक अलग ग्रुप बनता है। और जो चौथा ग्रुप आप यहाँ पर देख रहे हैं वो है विशेष ध्यान देने योग्य समूह, अर्थात स्पेशल अटेंशन वाला जो ग्रुप होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर चारों ग्रुपों को बहुत अच्छे तरीके समझ गए होंगे मुझे लगता है। प्रारंभिक वाले में आप सभी जानते हैं कि इसमें केवल ऐसे विद्यार्थियों को रखना है जो योग की आधारभूत पृष्ठभूमि से जुड़े हुए नाम, तो आप उनको परिचयात्मक दृष्टिकोण से योग की पृष्ठभूमि बताते हैं। कोई भी एज का हो सकता है या किसी भी लिंग का हो सकता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वृद्ध भी हो सकता है, एक स्पेशल ग्रुप में। क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास में आप ये कैटेगराइज नहीं करते हो कि इंट्रोडक्टरी क्लास में केवल पुरुष आएंगे या केवल महिला आएंगी। जब आप इंट्रोडक्टरी क्लास लेते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो उसमें सारे लोगों को आप एक इक्वल पार्टिसिपेंट या भागीदारी का मौका देते हैं, ताकि सभी लोग कम से कम बुनियादी चीजों को समझ सकें कि योग की बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, आधारभूत सिद्धांत क्या है, तभी वो आगे चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रारंभिक छात्र जो वाला जो ग्रुप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले ग्रुप की अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पर लिखा है अनुभवी या प्रगत समूह। अनुभवी या प्रगत समूह का मतलब है जिसमें एडवांस लेवल के विद्यार्थी आते हैं। अब आप इनमें ऐसे व्यक्तियों को शामिल करना है जिनको योग की बहुत गहरी समझ होती है ना। नहीं तो बिगिनर्स को आप भी इसमें शामिल कर लोगे तो जिस स्तर का ज्ञान आप यहाँ दोगे वो बिगिनर्स को समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आप तो ये सोच के चलोगे ना कि इस ग्रुप में सारे विद्यार्थी पहले इस विषय से जुड़े हुए हैं, है ना। तो वो सारी चीजें, अब एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे जब आप बीएससी करने जाते हैं तो वहां पर आपका जो सिलेबस होता है वो बहुत बेसिक्स होता है, क्योंकि हो सकता है आप फिजिक्स केमिस्ट्री से आ रहे हो सकता है आप जीव विज्ञान पढ़ के आ रहे हो सकता है आप गृह विज्ञान के विद्यार्थी हो सकता है आप कॉमर्स के विद्यार्थी हो। तो वहां पर सबके लिए एक स्पेशल बिगिनर्स ग्रुप बनाया जाता है। सिलेबस जो होता है बेसिक बात शुरू करता है, लेकिन जो ही आप मास्टर्स में पहुंचते हो, ठीक है, तो अधिकतर स्थितियों में ये जान लिया जाता है कि विद्यार्थी जो मास्टर्स करने आ रहे हैं अधिकतर वो योग के पृष्ठभूमि से होंगे। हालांकि यह भी जरूरी नहीं है कि मास्टर्स करने वाले विद्यार्थी भी सारे लोग योग की पृष्ठभूमि से जुड़े हों, लेकिन 95% ये मान के चला जाता है कि मास्टर्स करने वाले विद्यार्थी योग की पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, इसीलिए उसके सिलेबस में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है और ग्रेजुएशन स्नातक के सिलेबस से परास्नातक का जो सिलेबस होता है वो काफी व्यापक होता है, लेंदी होता है और काफी महत्वपूर्ण बातें उसमें संलग्नित की जाती हैं, ताकि वो विद्यार्थी जो योग की पृष्ठभूमि से जुड़ा है वो दोबारा से रिपीट ना करे जो पहले पढ़ के आया है, ठीक है। तो इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना है। अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में आप जैसे एक डिप्लोमा करने आता है, एक मास्टर्स करने आता है, तो स्वाभाविक सी बात है मास्टर्स करने वाले का जो अनुभव है ज्यादा होगा ना प्रैक्टिकल की फील्ड में भी, तो उनको आप अलग रखोगे, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट वालों के साथ नहीं मिक्स करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें
फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं स्कूल गोइंग छात्र यानी 6 से 18 वर्ष के जो बालकों का जो समावेश किया जाता है। अगर मान लीजिए आप कहीं सोशल इंटर्नशिप में गए हुए हैं या आपको कहीं पर पढ़ाने का मौका मिला है, ठीक है, या मान लीजिए आप कहीं केंद्रीय विद्यालय के आप अध्यापक बन गए, अभी जैसे चलती है ना संविदा पर जो चलती है, तो अगर केंद्रीय विद्यालय में आप सिखाने वाले एक शिक्षक बन गए हैं, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि अभी ग्रुप बनाना है, बच्चों का ही ग्रुप बनाना। अब उसमें ऐसा नहीं है कि उनके माता पिता भी आ गए तो उस ग्रुप में आप ऐड कर लो, उसमें ऐसा नहीं है कि उसके सगे संबंधी भी आ गए उन बच्चों के कि चलिए ठीक है हमें सीखना है, हमारे बच्चे जाते हैं हम भी सीखेंगे, तो उनको उस ग्रुप में आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि बालकों के ग्रुप में आप बालकों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिखाओगे। अब उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमारी मेमोरी किस तरीके से साफ हो, हमारी लंबाई किस तरह से बढ़े, हम हेल्दी किस तरह से होए, हमारे अंदर जो पढ़ने की जो प्रवृत्ति है उसका विकास किस तरह से हो। तो ये बालकों की बेसिक बुनियादी जरूरतें होती हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक इस तरीके से प्रोटोकॉल डिसाइड करता है कि उसमें यही चीजें बताएंगे। अब अगर इसमें वयोवृद्ध लोगों को आप सम्मिलित कर लोगे तो उनकी रिक्वायरमेंट ये थोड़ी होगी कि हमें अब मेमोरी बढ़ानी, हो सकता है उनकी रिक्वायरमेंट हो कि हमारे घुटनों में दर्द होता है, हमें इसके लिए योग सीखना है। हो सकता है उनकी रिक्वायरमेंट हो कि हमारे पेट में समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, तो उसके लिए सीखना है। तो उनको इसमें सम्मिलित नहीं कर सकते हो क्योंकि प्रयोजन सबका अलग अलग है। तो फिर उनको अलग ग्रुप में बनाना है, उनको विशेष ध्यान देने होगा, अगला ग्रुप उनके लिए ही है, विशेष ध्यान देने योग्य समूह। अब यहाँ पर एक समूह नहीं बनेगा, यहाँ पर अलग अलग समूह बनेंगे और उन अलग अलग समूह की रिक्वायरमेंट अलग अलग है और उनको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे दिव्यांग का अलग समूह बन सकता है, जैसे आईबीएस वाले पेशेंट का अलग समूह बन सकता है, जैसे डायबिटीज वाले पेशेंट का अलग समूह बन सकता है, जैसे स्पेशल इसमें फीमेल रहेंगी इसमें मेल रहेंगी, इसका अलग ग्रुप बन सकता है। स्पेशल कोई गहरी विकृति, मानसिक विकृति, सिजोफ्रेनिया, पैरानॉइड डिसऑर्डर्स है, एचडीएटी, तो इन सारी समस्याओं के लिए, या कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है, न्यूरोसिस है, साइकोसिस है, तो उनके लिए आप अलग ग्रुप बनाएंगे। तो अगर आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ग्रुप बनाते हैं और आप इनको सिखाते हैं तो उनको विशेष अटेंशन में रखना होता है ना। जैसे मान लीजिए जब कोई आईसीयू में भर्ती होता है, ठीक है, तो उसमें डॉक्टर ज्यादा उसको फोकस करता है ना कि बार बार आके चेक करता है, दिन में 4 बार भी आता है, नर्स को भेजता है। लेकिन जब सामान्य वार्ड में कोई व्यक्ति को सलाइन लग रहा होता है तो डॉक्टर इतनी बार नहीं आता, केवल नर्स ही आती, देख के चला जाता। तो इसका मतलब क्या है कि जो आईसीयू में उसका ज्यादा सीरियस कंडीशन है, ज्यादा ध्यान देने योग्य है, वही कंडीशन अब दिव्यांग के ग्रुप है या कोई कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट का ग्रुप है या कोई या अन्य आईबीएस के पेशेंट का ग्रुप है, तो उनमें आपको स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है, समय समय पर मूल्यांकन करना पड़ता है, निरीक्षण करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, फिर आप उनको एक तरीके से उपचार की प्रक्रिया के तहत गुजारते हैं। तो ये चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है, जिनकी जैसी रिक्वायरमेंट, और अगर वो बहुत ज्यादा है तो उनको एक अलग ग्रुप में आप कर दो, क्योंकि प्रोटोकॉल अलग अलग बनाओगे ना। अब जो डायबिटीज का प्रोटोकॉल है वो कॉन्स्टिपेशन में लागू हो, ये जरूरी थोड़ी है, जो कॉन्स्टिपेशन का प्रोटोकॉल है वो आईबीएस में लागू है, जरूरी थोड़ी है। तो अलग अलग प्रोटोकॉल आप बनाएंगे तो अलग अलग पेशेंट के लिए बनाएंगे तो उनके लिए ग्रुप अलग अलग होगा। तो ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना है। तो 4 ग्रुप होते हैं जो आपकी क्लास को बेहतर तरीके से मैनेज करने में सक्षम है, ठीक है। तो इन 4 ग्रुप में जो जितनी मैंने बातें आपको बताई हैं, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए। अगर आप क्लास में जीवित रहते हैं, क्लास को अच्छी तरीके से सुनते हैं, कमर गर्दन सीधी करके बैठते हैं, तो आप सारी बातों को सुन करके ही याद कर लेंगे। और अगर आप ऐसे सुस्त बैठते हैं, ठीक है, ढोक लगा के पढ़ते हैं, कि कुछ लोग की आदत होती है दीवार के सहारे पढ़ना, कभी ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आधा ध्यान आपका बहुत सपोर्ट मिल जाता है तो उससे याद नहीं रहता है। तो जो आप जवाब नहीं दे पाते हो, कल आपकी स्थिति बहुत घटिया रही, कल आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल बेकार रहा, पहली बार 10 बार आते हो उसमें से भी रिस्पॉन्स बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप सुनेंगे भी नहीं तो आप रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कल का पढ़ाया हुआ अगर आज याद नहीं है तो क्या गारंटी है कि आज का पढ़ाया हुआ 1 महीने बाद भी आप याद रख सकें, ठीक है। तो कल का पढ़ाया हुआ आज तभी याद होगा जब आप सुनेंगे और उसको अच्छी तरीके से आवृत्ति का सिद्धांत अर्थात रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इन 4 ग्रुप में यहाँ पर आपको विद्यार्थियों को बांटना होता है। ये अलग अलग तरीके के जो एक तरीके से आते हैं, ठीक है, जो लाभ लेने के योग्य की विद्या का, उनको भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है, ठीक है। अब आपने ग्रुप में तो बांट दिया, लेकिन बैठक व्यवस्था बहुत जरूरी है। बिठाओगे, योग कराओगे, चाहे पढ़ाना भी हो, अगर थ्योरी भी पढ़ाओगे तब भी आपको बिठाना पड़ेगा। खड़े खड़े किसी की क्लासेस लेते हुए देखा है क्या आपने? ठीक है, खड़े खड़े इंसान जल्दी नहीं, क्योंकि जब तक आप कंफर्ट जोन में नहीं रखेंगे उनको थोड़ा सा एटलीस्ट सिटिंग। अब आप खड़े खड़े दिन भर नहीं पढ़ सकते, आप ही बैठते हैं, भले ही आप ढोक लगा के ना बैठे, दीवार के सहारे ना बैठे, लेकिन आप फिर भी बैठते तो वही है, ठीक है। तो वो सारी चीजें, तो बैठक व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट के बिना जो विद्यार्थी और
शिक्षक के मध्य लर्निंग की प्रोसेस हो रही है, वो उतनी बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब हो सकती है, पैर में दर्द हो सकता है, कोई किसी को अन्य समस्या हो सकती है। तो अब बैठक व्यवस्था के भी कुछ नियम है जो जान लेना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप मास में क्लास लेते हैं, ज्यादा संख्या में क्लास लेते हैं, वहां पर बेहतर तरीके से नहीं बिठाएंगे तो क्या पता पीछे वाले विद्यार्थी ना आपकी आवाज सुन पाए ना आपको देख पाए। ठीक है, तो पीछे के विद्यार्थियों में एक तरीके से अशांत वातावरण उत्पन्न हो जाएगा, कोलाहल स्थिति हो जाएगी, तो वो समझेंगे ही नहीं, और अगर वो डिस्टर्ब होंगे तो उससे आगे की लाइन को डिस्टर्ब करेंगे, उससे आगे की लाइन डिस्टर्ब होगी तो उससे आगे की लाइन को डिस्टर्ब करेंगे, तो एक हायरार्की बन जाएगी और डिस्टर्बिंग एलिमेंट ज्यादा बढ़ जाएंगे क्लास में। इसीलिए सिटिंग अरेंजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके 6 बिंदुओं पर ध्यान देना महती या इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो जिस भी क्लास में आप बैठक व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं, उस कक्षा का वातावरण ही शांत और स्पिरिचुअल हो, इससे बेहतर बात और कोई हो ही नहीं सकती। अब आप जिस रूम में आप रहते हैं तो आप प्रयास करते हैं कि अपने रूम को भी शांत रखें, थोड़ा आध्यात्मिक रखें, है ना, थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना वो शांत रहेगा, तो आपका मन, आपका शरीर और जो आप पढ़ रहे हो वो भी शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ पाओगे। तो अगर आप अपने स्टडी रूम में ये काम करते हो तो फिर क्लास ले रहे हो उसमें भी यही करना है। वेंटिलेशन, स्टडी रूम में वेंटिलेशन ना हो तो आप दम घुटने लगेगा, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, 2-3 घंटे बाद पढ़ोगे फिर ऐसा लगेगा कि घुटन जैसी महसूस हो रही है। तो अगर आप स्टडी रूम में काम करते हो तो फिर क्लास में भी करना पड़ेगा। सुप्रकाशित हो, प्रकाश तो हर जगह जरूरी है, जीवन में भी प्रकाश जरूरी है। ठीक है, तो आप वहां भी देखते हैं तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, ये किसके लिए बताया गया है पतंजलि योग सूत्र में? तथा क्षीयते प्रकाशावरणम किसके लिए बताया गया है, बताइए? प्राणायाम के लिए। हाँ, ठीक है, तो प्रकाश का आवरण जो है वो हर जगह क्षीण होना चाहिए। अगर प्रकाश का आवरण क्षीण नहीं होगा तो आप अंधकार में डूबे रहेंगे, और अंधकार में डूबे रहेंगे तो उसमें सबसे पहले तो दिखेगा नहीं तो फिर आप पढ़ाई कैसे करोगे, तो वो सारी चीजें। और अगर क्लास में है, प्रैक्टिकल में, तो वहां पर प्रॉपर प्रकाश होना चाहिए ताकि टीचर विद्यार्थी को देख सके, उसके स्टेप को देख सके, स्टेप्स को, और विद्यार्थी शिक्षक को देख सके। अगर आप सटकर्म इत्यादि क्लास ले रहे हैं तो शौच इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुद्धिकरण प्रक्रिया में कई सारी ऐसी प्रक्रिया जैसे संघ प्रक्षालन होता है, या नौली की प्रक्रिया होती है, या दंड धौती की प्रक्रिया होती है, वस्त्र धौती की प्रक्रिया होती है, तो इन सबके लिए प्रॉपर व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। दरी बिछी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई विद्यार्थी मान लीजिए मैट नहीं लेके गया तो एकदम फर्श पे नहीं कराना है। ठीक है, तो दरी वगैरह का आप बिछाओ, जिसे आप पढ़ते हो तो एकदम सीधा जो लकड़ी के फट्टे लगे होते हैं बेड पे, उस पर थोड़ी बैठ जाते हो। आप भी तो बैठने के लिए कुछ स्पंजी चीज रखते हो, ऐसे थोड़ी बैठ जाते हो फट्टों पर, दर्द हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फर्श पे सीधा प्रयास भी नहीं करना चाहिए, उस पर कोई दरी वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। मंच की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सभी लोग देख सकें आपको, चाहे सुन सकें, है ना, तो पोडियम वगैरह होना चाहिए, तो जो भी आप बोलो तो सभी लोग उसको सुने और उसको समझ सकें, क्योंकि अगर आप कोई सुनेगा नहीं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर सिटिंग अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी। और पोडियम होने का फायदा ये भी होता है कि जब आप ऊंचाई पर रहते हैं तो पीछे के विद्यार्थियों को भी देख सकते हैं, तो तरीके से उनके अंदर भी ये रहता है कि हाँ, नजर है शिक्षक की, तो हम अपनी हरकतों को थोड़ा नियंत्रित में रहकर करें, अन्यथा फिर हम पॉइंट आउट हो सकते हैं। तो ये भी चीज बहुत रोल निभाती है क्लास को मैनेज करने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम बैठक व्यवस्था की बात करें तो हमने बिंदुओं को तो ध्यान रख लिया कि इन सारे बिंदुओं पर ध्यान रखना है क्लास में। अगर बैठक व्यवस्था करनी है तो कम से कम 6 बिंदुओं का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी क्लास में बैठक व्यवस्था चरितार्थ हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं शिक्षक के बैठने का स्थान, तो अध्यापक वहां बैठे जहां समस्त विद्यार्थी उसको और वो समस्त विद्यार्थियों को देख सके, तो देखने वाली बात हो गई यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये आप भी अनुभव करते होंगे कि जब आप किसी एक जन सम्मेलन में जाते हैं और वहां पर अगर कोई भाषण हो रहा हो और आप पीछे बैठ जाएं और आपको उस नेता का या उस वक्ता का चेहरा ना दिखाई दे, तो आप आपस में बात करने लग जाते हो। ये होता है, भले उसकी आवाज सुनाई दे रहा हो, जो कि स्पीकर लगे हैं तो माइक वगैरह से तो आवाज आ जाएगी, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे नहीं तो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं होगा, तो आपकी आई एक दूसरे से मेंटेन करेंगी। तो अगर आंखों का एक दूसरे से मेंटेनेंस जहां हुआ वहीं पर मामला खत्म। ठीक है, तो मेंटेनेंस सीधा होना चाहिए एकदम, जहां पर शिक्षक बात कर रहा है उसी को ही आपको देखना चाहिए, अड़ोस पड़ोस में इधर उधर नहीं ताक झांक करनी चाहिए, अन्यथा फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आई कांटेक्ट आपको कहाँ रखना चाहिए? ऑनलाइन में, ऑनलाइन में आई कांटेक्ट वहां रखना चाहिए जहां पर हम पढ़ा रहे हैं। अब हम पढ़ा कहीं और रहे हैं और आप सोचते रह गए, जहां पर पहले ध्यान पूर्वक आपने आई कांटेक्ट रखा वहीं पर आपका ध्यान रहा, टीचर आगे निकल गया,
तो जो बीच की बातें हैं वो तो उड़ गई ना दिमाग से। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक आई कांटेक्ट उन अक्षरों पर रखना चाहिए, वर्चुअली आभासी तौर पर, जहां पर शिक्षक आपको बताने का प्रयास करे। ठीक है, तो इन सारी चीजों पर भी आपको ध्यान। इसमें एक ऑनलाइन में ये भी देखो, कर्सर भी इंपॉर्टेंट होता है। अब कुछ मान लीजिए एकदम बच्चों वाले जो होते हैं जिनको बताना पड़ता है, ये देखिए इस तरीके से, जैसे बचपन में मम्मी पापा या बचपन में जो आपकी नर्सरी केजी क्लास में वो उंगली रख के बताते थे, इमला जब पढ़ाते थे, इमला हिंदी माध्यम में इमला बोलते थे, तो उंगली रख के बताते थे, ये अक्षर यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। इसका मतलब क्या है कि सारी चीजों को देख सको। लेकिन जीवन भर आप उंगली थोड़ी रखते हो, आपका दिमाग विकसित हो जाता है, आपकी आंखें जो होती हैं वो जल्दी कैप्चर कर लेती है, तो उन चीजों को बड़ी जल्दी ध्यान चला जाता है। तो इसीलिए तो ये सारी चीजें। विद्यार्थी के बैठने का स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से तो बहुत प्रश्न बने हैं, ये वाली लाइन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से प्रश्न बने कि कितना वर्ग फीट स्थान होना चाहिए, तो विद्यार्थी के लिए 40 वर्ग फीट का स्थान होना चाहिए। ठीक है, तो अब 40 फीट लंबाई, 40 फीट चौड़ाई, ठीक है, या 40 वर्ग फीट आप कह सकते हो, या इसको अगर आप फीट में कहो तो अगर दरी की बात करो, ठीक है, तो 6 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी, ऐसा भी आप कह सकते हो। ठीक है, अगर विद्यार्थी के बैठने के स्थान को बात करोगे तो लगभग 40 वर्ग फीट स्थान होना ही चाहिए, मिनिमम है इतना। ठीक है, ताकि सारी चीजों को अच्छे तरीके से कर सके, एकदम सट के एकदम चिपक के नहीं बैठेंगे। मान लीजिए आप साइड में लेटरल, उनके हाथ अगर 90 डिग्री पर आप बाई साइड ऑफ योर बॉडी अगर लेकर रखे आ रहे हो, तो फिर आपस में टकरा जाएंगे, तो समस्या है। तो अगर उनको दरी की बात आप करेंगे, तो अगर मैट की आप बात करेंगे तो 6 फीट मिनिमम लंबी हो, 3 फीट मिनिमम चौड़ी हो। ठीक है, तो जो आपकी मैट होती है, जो आप योगा मैट करते हो, वो इतनी होती है, 6 फीट के आसपास लंबी होती है, 3 फीट के आसपास चौड़ी होती है, आइडियल है इतना। ठीक है, और अगर मैट वगैरह नहीं है तो इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई की आपके पास कोई टाट पट्टी वगैरह हो, अगर कोई सरस्वती शिशु मंदिर में गया हो, उसमें टाट पट्टी बिछाई जाती थी भोजन के दौरान, वहीं पर बैठ के सब खाना खाते थे। ठीक है, तो उस प्रकार से आप कट कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो घर में जो जप वगैरह की जो पट्टियां होती हैं, जिसपे साधक लोग जब या पूजा करते हैं, उससे योगा करने लगते हैं। ठीक है, अगर उसकी लंबाई इतनी है तो ठीक है, लंबाई छोटी है तो आप उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पैर वैर बाहर निकल सकते हैं। तो अब आपको पता चल चुका है कि शिक्षक यहाँ बैठेगा, विद्यार्थी यहाँ बैठेगा, और बैठने के लिए इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अब बैठक के प्रकार कितने हैं? ठीक है, ये इसका सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, कि कितने प्रकारों का उपयोग करके एक क्लास में विद्यार्थियों को बिठाया जा सकता है, कितने मेथड है उसके। तो योगाभ्यास की अध्यापन विधियों में साफ साफ 6 मेथड बताए गए हैं। जिगजैग मेथड, सेमी, याद कर लेंगे इसको, रट लेंगे इसको, सेमी सर्कुलर मेथड, सेमी स्क्वायर मेथड, फेसिंग फॉरवर्ड मेथड, सर्कुलर मेथड और 2 साइड रो मेथड। अब समझाऊंगा मैं आपको पिक्चर्स के माध्यम से कि जिगजैग मेथड क्या है, सेमी सर्कुलर क्या है, सेमी स्क्वायर क्या है, फेसिंग फॉरवर्ड क्या है, सर्कुलर क्या है और 2 साइड क्या है। अब इस इमेज में देखिए आप। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए, ये कौन सा मेथड है, ये वाला? हाँ, ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से सुनिएगा, जिनको नहीं पता है वो भी जो बता रहे हैं उनके जवाब और मेरे प्रदर्शन को यहाँ पर देखिएगा, जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अध्यापक बैठा है, यहाँ पर विद्यार्थी बैठे हैं, यहाँ पर विद्यार्थियों के बीच में जो गैप है वहां पर एक एक लाइन और बिठा दी गई है। ठीक है, अब इनके नीचे भी तो गैप बन रहा है, यहाँ पर भी बिठा सकते हो आप पीछे इस तरीके से। ठीक है, फिर उनके बीच में जो गैप बनेगा आप वहां ऐसे बिठा सकते हो। इससे फायदा क्या है बताइए, क्या फायदा है इसका? इससे टीचर का फेस सभी को दिखेगा तो। हाँ, ठीक है, और ये एक ऐसी विधि है जो आप बहुत ज्यादा संख्या भी अगर हो, मास में अगर आप करा रहे हो, उसमें भी आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा मास के लिए उपयोग की जाती है। मान लीजिए आपको कहीं मौका मिल गया, अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है, और आपको कहीं मौका मिल गया कि आप एक कॉलेज में जाएंगे और वहां पर सारे विद्यार्थियों को आप सिखाएंगे, तो एक लाइन में बिठाने से अपेक्षा गैप वाले स्पेस में बिठाइए। एक लाइन में बिठाओगे तो पीछे के छात्र को आगे के छात्र की पीठ और खोपड़ी दिखेगी, इसलिए सीधा लाइन में कभी नहीं बिठाना चाहिए। अगर आपने जहां पर नरेंद्र मोदी जी योगाभ्यास करते हैं, वहां पर आप देखते हैं ऐसे बिठाते हैं, कभी भी किसी की पीठ वाले तरफ नहीं बिठाते हैं, हमेशा जिगजैग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ताकि सारे लोग जो है उस प्रमुख प्रदर्शनकारी व्यक्ति को देख सके। तो ये सबसे लंबी, सबसे मास में उपयोग की जाने वाली सबसे ज्यादा उपयोगी विधि है। ठीक है, और ये कौन सी मेथड है बताइए?
ये वाली सर सेमी स्क्वायर मेथड, नो सर ये सेमी सर्कुलर। हाँ सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, ठीक है, ये सेमी सर्कुलर है। अगर कम विद्यार्थी है ना, मान लीजिए 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, तो आप ऐसे कहते हो ना, घेरा बना लो ऐसे और बैठ जाओ, ठीक है। तो 5-6 विद्यार्थियों से कम विद्यार्थियों में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेमी सर्कुलर है। अमूमन ग्रुप डिस्कशन वगैरह में यही इंपॉर्टेंट, यही उपयोग में लाई जाती है। जैसे ग्रुप डिस्कशन आप करते होगे जब भी, तो गए आप, एक व्यक्ति है मुख्य, वो संचालित कर रहा है, बाकी सब ऐसे घेरा लगा के बैठे हुए हैं, तो ये सेमी सर्कुलर। अगर पूरा सर्कुलर यहाँ पर हो जाए कि मतलब यहाँ पर टीचर बैठा है, यहाँ पर अन्य विद्यार्थी, फिर यहाँ पर अन्य विद्यार्थी, फिर यहाँ पर 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 विद्यार्थी, और टीचर यहाँ है, तो ये कौन सा मेथड हो गया? सेमी स्क्वायर। ये कौन सा मेथड? सर्कुलर मेथड, ठीक है। एक सर्किल में आप बन गए पूरा, और उसी सर्किल में टीचर भी आ गया, ठीक है। तो अगर सेमी स्क्वायर ज्यादा विद्यार्थी है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे फेमस, सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल की जाती है वो है जिगजैग मेथड। ये सबसे ज्यादा, सबसे सुगम तरीके से इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये सब मेथड स्पेस ज्यादा लेते हैं। अब अगर इनके पीछे भी आप लाइन बनाओगे ना, तो फिर स्पेस बढ़ जाएगा ना, मतलब एकदम चौड़ा वृत्त बन जाएगा, तो स्पेस भी तो बढ़ेगा। तो कम विद्यार्थियों के लिए सेमी स्क्वायर, सर्कुलर, ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला आप मेथड यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला मेथड, ये वाला मेथड, ठीक है। ये वाला मेथड कौन सा है बताइए? सेमी स्क्वायर, टू साइड रो मेथड। ये रो वाला है, फेसिंग फॉरवर्ड मेथड। ये वाला कौन सा मेथड है? सर टू साइड रो, तो ऊपर का बता रहे हैं सर? नहीं, टू रो साइड है, टू रो साइड। यहाँ पर कितने मेथड हमने आपको बताए? 6, ठीक है। और यहाँ पर पिक्चर कितनी है? 6 है। तो हमने यहाँ पर जिगजैग बता दिया, सेमी सर्कुलर बता दिया, सर्कुलर बता दिया। अब ये कौन सी है? ये तो बहुत सरल है। सेमी स्क्वायर। स्क्वायर तो नीचे वाला है। सेमी स्क्वायर, फेसिंग फॉरवर्ड है सर, फेसिंग फॉरवर्ड सर, आमने सामने ना, फेसिंग फॉरवर्ड नहीं, सर वो तो नीचे वाला है ना। हाँ सही बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। टू साइड रो मेथड, किसने बताया टू साइड रो मेथड? मैंने बताया था सर, ये तो मैंने बताया था। हाँ ठीक है, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, बार बार पूछता इसलिए हूँ, आपको लगता है जो मैंने बताया गलत बताया, फिर मैं, टीचर बार बार इसलिए भी पूछता है कि विद्यार्थी बिल्कुल श्योर है कि नहीं, कि कई बार हम भेड़ चाल कर लेते हैं। अच्छा टीचर ने पूछा है तो हमने बताया गलत हो सकता है, जब आप श्योर नहीं होते हो तो आप यही करते हो। टू साइड रो, दो तरफ रो है, सीधा वही तो दिख रहा है, दो तरफ रो। सेमी स्क्वायर कहाँ हो जाएगा? सेमी स्क्वायर में तो नीचे वाला आएगा ना, क्योंकि नीचे भी लाइन होनी चाहिए, ठीक है, तब वो सेमी स्क्वायर बनेगा। तो टू साइड रो मेथड अब ये भी कर सकते हो, बीच में खुद बैठ जाओ और इधर ऐसे रो बना करके विद्यार्थियों को बिठा दो, ठीक है, ये भी इस्तेमाल की जाती है, क्रिएटिविटी होती है। सेमी स्क्वायर, अब यहाँ पर 3 तरफ लाइन बना करके चौथी लाइन में आप खुद बैठ जाओ, तो 3 लाइन में जो बैठे हुए विद्यार्थी वो आपको देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें। फिर है फेसिंग फॉरवर्ड मेथड। फेसिंग फॉरवर्ड मेथड का इस्तेमाल हम लोगों ने बहुत किया है, जब एक छोटे छोटे ग्रुप बनते हैं और उसमें अगर इंस्ट्रक्शन सीखने हो छोटे छोटे ग्रुप में, तो इससे बेहतर विधि और कोई हो ही नहीं सकती। सारे विद्यार्थियों को इसमें टीचर का काम केवल ऑब्जर्वेटरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप स्वयं देखो ना कि विद्यार्थी टीचर को नहीं देख रहे हैं, विद्यार्थी एक दूसरे को देख रहे हैं। तो एक दूसरे वाली विधि में शिक्षक का काम मुख्य नहीं रहता, फिर विद्यार्थी का काम रहता है। तो जब कभी आप अपना सेंटर रन कर रहे हो, जब कभी आप टीचर बने, जब कभी आपको मौका मिले कहीं पर कुछ बताने का या सिखाने का, तो प्रयास करें, अगर आप इंस्ट्रक्शन सिखाने की बात करेंगे तो इस मेथड का इस्तेमाल करिए। इसमें ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए, और उन ग्रुप में मान लीजिए 4-4 है, 6-6 है, तो 3-3 को सामने से दिखा दीजिए, बैठा दीजिए, फिर एक को मौका दीजिए, और फिर वो सिखाएंगे तो खुद भी सीखेंगे, गलतियों से भी सीखेंगे और बोल करके भी सीखेंगे। और टीचर जो है वो एक ऑब्जर्व करेगा, उनको निरीक्षण करेगा कि क्या गलती, किस ग्रुप से क्या गलती हो रही है। तो बहुत बेहतर विधि होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाती है ये वाली, ठीक है। फिर आती है सेमी सर्कुलर और सर्कुलर, ये तो बहुत कमी होती है 4, और इसके बाद जिगजैग के बाद ये इस्तेमाल में लाई जाती है। बाकी तो क्रिएटिविटी के लिए होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो उपयोग में लाई जाती है, सबसे प्रचलित और सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली जो विधि है वो है जिगजैग मेथड, ठीक है। कम विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छी है सेमी सर्कुलर, ये ध्यान रखना है आप। सेमी सर्कुलर कम विद्यार्थियों के लिए, 3-4 है, बिठा दो, हो गया काम, ठीक है। और ये ग्रुप डिस्कशन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बताया, जो पुस्तक में भी नहीं लिखे हैं, उनको प्रैक्टिकल अनुभव से आपको बताना है, ठीक है।
अब आप ये कह सकते थे सर ज्यादा में कि सेमी स्क्वायर या फिर सर्कुलर का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? अब ज्यादा में आप स्पेस स्पेस बिठाओगे ना, स्पेस स्पेस में ऐसे, ठीक है? तो फिर इसमें फिर समस्या होगी ना, उतना ही आकार बढ़ता चला जाएगा, ऐसे आकार बढ़ता चला जाएगा ऐसे, ठीक है? तो समस्या होगी फिर, ठीक है? तो उसमें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है? 1 मिनट। सर की आवाज आ रही है क्या? नहीं, म्यूट है सर को। नहीं आ रही। तो मैं ये कह रहा था कि जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है वो जिगजैग मेथड होता है, क्योंकि ये कम स्पेस में ज्यादा विद्यार्थियों को अपने अंदर समाहित कर लेती है, क्योंकि लाइन बाय लाइन आप बिठाते हो बीच बीच के स्पेस में। मैं कह रहा था इन सब विधियों का इस्तेमाल ज्यादा करोगे तो फिर जैसे आप इसका ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो इसका भी ऐसे आकार बढ़ेगा, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि, लंबाई चौड़ाई और जो ये पूरी होती है भी बढ़ेगी ना, तो इसमें इन चीजों का सबसे ज्यादा जो बाकी विधियां हैं ये मास में उपयोग में नहीं की जा सकती। मास में जो सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाती है वो है जिगजैग मेथड, ठीक है? तो ये जो आपको मैंने 6 विधियां बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यही क्लास मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जिनको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है? और ये जब आप इनको ध्यान रखते हो तो काफी ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है? तो ये जो 6 विधियां हैं इनको आपको ध्यान रखना है और इनकी यूज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगला एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर और देखते हैं, क्लास इंस्ट्रक्शन, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा निर्देश, ठीक है? अगर आप क्लास के दौरान कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो आपको क्या बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है, ठीक है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए इनको रटना नहीं है, समझ लोगे काम चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले तो आप ये पूछिए कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, जैसे मैं करता हूँ। सबसे पहले यही पूछता हूँ, आपको आप तक आवाज आ रही है, ठीक है? तो फिर इससे क्या होता है कि हाँ एक साउंड चेक हो जाता है। अगर आप ऑफलाइन में हो तो पीछे से पूछिए कि पीछे वाले विद्यार्थी सुन पा रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको ध्यान देना है कि सभी विद्यार्थियों का ध्यान भी जाएगा और आपकी आवाज भी सब तक पहुंचेगी, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है? क्योंकि जब तक आप ये नहीं पूछोगे सब विद्यार्थियों का ध्यान आप पर नहीं होगा, ठीक है? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लंबा स्पष्टीकरण है, ठीक है, तो प्रयास ये करें कि थोड़ा नजदीक उनको बिठा लें। अगर कम विद्यार्थी हैं तो कम विद्यार्थी हैं, लंबा स्पष्टीकरण है तो आप नजदीक बिठा के भी दे सकते हैं लंबे समय तक। इसमें फायदा ये होगा कि विद्यार्थी बोर नहीं होंगे और आपकी बातों को अच्छी तरीके से सुनेंगे। जो भी आप निर्देश दे रहे हैं वो प्रॉपर सुन सके, समझ सके, स्पष्ट हो। अगर शुरुआती अवस्था में पहली पहली क्लास है, थोड़ा मंद मंद धीरे धीरे भी बोले, पहली पहली क्लास है, लेकिन जैसे धीरे धीरे वो प्रैक्टिकल में आ जाते हैं, समझ में आ जाता है, तो फिर वो चीजों को समझने लगते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि स्पष्टता के साथ चीजों को बताना है, ठीक है? तो ये थ्योरी में भी लागू होता है। अगर आप स्किप करोगे, स्पष्ट नहीं बताओगे तो फिर वो आपकी बातों को नहीं समझ सकते, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं एक समय में एक ही अभ्यास, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक समय में एक ही अभ्यास का निर्देश देना है। जैसे अभी मैं केवल पढ़ा रहा हूँ कक्षा निर्देशन, तो मैं कक्षा निर्देशन के बारे में बताऊंगा। ये नहीं यहाँ पर मैं तुरंत अभी स्लाइड चेंज करके पाठ योजना पढ़ाने लगूं, ऐसा मैं भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक भी कड़ी अगर डिस्टर्ब होगी तो पूरी जंजीर टूट जाती है, ठीक है? तो ऐसे ही अगर मान लीजिए कि आप अभ्यास पश्चिमोत्तानासन का निर्देश दे रहे हैं और आप अचानक चले गए नटराजासन पे, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक समय में एक चीजों का ही आपको इंस्ट्रक्शन देना है,
छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भिन्न भिन्न शब्द अपनाएं। बहुत अच्छी हिंदी बोल सकते हैं, इंग्लिश इस्तेमाल कर सकते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ रोचक कहानियों के द्वारा आप बता सकते हैं, कुछ अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो उनको रिवाइज कर सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो इससे छात्रों का जो ध्यान होता है वो आकर्षित रहता है, मतलब आप पर फोकस रहता है। किसी भी क्रिया का अभ्यास कराने से पूर्व उसकी विधि का निर्देशन जरूरी है। अगर पहली क्लास है उनकी, है ना, तो पहले उनको विधि बताओ कि आज हम ये बताने वाले हैं, इस तरीके से करना है और इसका ये अंतिम परिणति होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी क्लास में भी यही होता है। अगर पहली क्लास आप जाते हो तो आप पूरा सिलेबस दिखाते हो। जैसे मैं अगर कोई यूनिट शुरू करता हूँ तो सीधा यूनिट पर नहीं आ जाता हूँ, पहले सिलेबस दिखाता हूँ कि मैं ये पॉइंट पढ़ाऊंगा और इन पॉइंट को इस मेरे पीपीटी के इस वाले हिस्से से प्राप्त कर सकेंगे, अतिरिक्त बातें आप इस वाली बुक से प्राप्त करेंगे, तो बुक का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, और भी कई सारी चीजें होती हैं, थोड़ा सा मौखिक परिचय उस यूनिट का दिया जाता है। उसके बाद एक तरीके से जिसको बोलते हैं मनोभूमि बनाना, उसके बाद फिर मुख्य क्रियान्वयन होता है। ठीक है, तो ये कुछ निर्देश हैं जो क्लास को शुरू करने, संचालित करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने कई सारे बिंदुओं पर आपके समक्ष चर्चा करी। मैंने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करी, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्लास प्रबंधन से बातचीत को स्टार्ट किया था। क्लास के फैक्टर्स हमने बताए। जब मैं रिवाइज करा रहा होता हूँ, सभी विद्यार्थी इस चीज को ध्यान रखेंगे कि हो सके तो आंख बंद करके, हो सके तो चीजों को रिवाइज करने का प्रयास करा करें। ठीक है, तो आपके लिए काफी अच्छा रहता है। और जिस दिन कोई टीचर आपके समक्ष ऐसा नहीं कराता है तो उसकी क्लास समाप्त होने के बाद 10 मिनट तक आप उसी टेबल पर वैसे बैठे रहें और एक बार मन ही मन रिवाइज करें। तो इससे आपको दोबारा जब रिवाइज करने में उतनी कष्ट, उतनी समस्या नहीं होगी अगर इस प्रैक्टिस को आप अपनाते हैं। सबसे पहले हमने आपको कक्षा प्रबंधन के फैक्टर बताए थे, शिक्षक से लेकर के 8 बिंदु हमने आपको बताए। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बैठक व्यवस्था बताई थी, ग्रुप बताया। उसके बाद हमने, है ना, कौन कौन से ग्रुप होते हैं क्लास में, कौन कौन से ग्रुप, 4 ग्रुप हमने आपको बताए। फिर अब ग्रुप हमने बताने के बाद आपको बताया कि बैठक व्यवस्था, ठीक है, उससे पहले कुछ तत्वों से बचना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमने 6 बिंदु बताए कि क्लास में एनवायरनमेंट अच्छा हो, शांत हो, लाइट प्रॉपर हो, दरी वगैरह बिछी हो, तो ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है। फिर बैठक व्यवस्था आने से पहले हमने आपको बताया कि ऐसी जगह शिक्षक हो जहां पर सब विद्यार्थी देख सकें, सब सुन सकें, और विद्यार्थियों के लिए 40 वर्ग मीटर, 40 वर्ग फीट का स्थान, और 6 फीट या फिर दरी की अगर लंबाई है तो 6 फीट लंबाई, 3 फीट चौड़ाई, ये हमने आपको बताया। फिर बैठक व्यवस्था में आपको 6 बिंदु बताए। जिगजैग मेथड है, सेमी सर्कुलर मेथड है, सेमी स्क्वायर मेथड है, सेमी सर्कुलर मेथड है, फिर टू साइड रो मेथड था, और फेसिंग फॉरवर्ड मेथड। ये 6 पॉइंट पर हमने चर्चा करी। उसके बाद हमने आपको क्लास इंस्ट्रक्शंस, जो अंतिम बिंदु था इस टॉपिक का, उसकी हमने व्याख्या आपके समक्ष रखी कि आपने बिठा तो दिया, लेकिन आप इंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले किन किन मुख्य बुनियादी बातों पर आपको ध्यान रखना है, वो भी यहाँ पर आपके समक्ष डिस्कस किए गए, उनकी चर्चा भी आपके समक्ष की गई। ठीक है, तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। इसके बाद एक अंतिम टॉपिक रह जाता है, वो है विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण। तो उसको हम लोग कल समाप्त करेंगे। ठीक है, तो उस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आप चीजों को रिवाइज नहीं कर रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा अभी लास्ट में, आज भी करवा सकता हूँ, समय है अपने पास, लेकिन फिर ज्यादा बर्डन हो जाएगा, क्योंकि कल के टेस्ट से मुझे पता चल चुका है कि आपका रिवीजन बहुत शून्य है। तो रिवीजन के प्रति निरुत्सुकता, ऐसे होता है ना, इनएक्टिवनेस, हिंदी में बोलते हैं निरुत्सुकता, तो रिवीजन के प्रति निरुत्सुकता मत दिखाइए, इनएक्टिव मत रहिए, रिवीजन प्रॉपर चलते रहना चाहिए, अन्यथा बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। तो इन बिंदुओं को जो हमने आपको बताया इस पीपीटी में बहुत इंपॉर्टेंट थे, पाठ्य योजना से लेकर के शिक्षण प्रगति और क्लास मैनेजमेंट, इसको जरूर आप लोग रिवाइज कर लेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे एक बार पूछ लीजिए। ठीक है, पीपीटी आप लोगों को समय समय पर मिल जाती होगी, लेकिन नोट्स आप समय समय पर नहीं बनाते हैं। कल जब मैंने आपके नोट्स देखे तो एक विद्यार्थी ने केवल नोट्स दिखाए मुझे। ठीक है, बाकी लोगों ने बोला कि हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, किसी ने बोला बुक ही नहीं आई है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। पीपीटी पर आश्रय जरूरी है, लेकिन प्रॉपर अच्छे रैंक के साथ निकालने के लिए बुक भी पढ़नी पड़ती है। ये मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ, मैंने भी यही किया था। मैंने भी अपनी पीपीटी नहीं पढ़ी थी, जब मेरा नेट भी नहीं निकला था तब से मैं पढ़ा रहा हूँ था अकेडमी में। ठीक है, लेकिन मैंने अपनी पीपीटी के साथ कुछ बुक्स भी पढ़े थे, वो बुक्स मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अगर कोई टीचर ये कहे कि निकल जाएगा केवल पीपीटी बनने से ही, तो वो मूर्ख बना रहा है। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ, मैंने कई बार ऐसे प्रमाण दिए हैं जो मैंने अपनी पीपीटी से ही प्रश्न दिखाए हैं वहां पर आए हुए, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कोई गलती गुंजाइश ना हो, तो आप बुक जरूर पढ़ें साथ साथ। ठीक है,
तो जितना आप ईमानदार रहेंगे अपने पढ़ाई के प्रति, उतना ही ज्यादा आप सफलता के उच्चतम आयाम तक पहुंचते हैं। क्योंकि रैंकिंग, अभी पिछला जो इंटरव्यू लिया था उस बच्चे का, उसने क्या बोला था कि हमने बुक को कितना इंपॉर्टेंस दिया। ठीक है, तो बुक बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है, क्योंकि बुक से ही सीधा सीधा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इनका विशेष ध्यान देंगे। बुक पढ़ते समय जब आप बुक पढ़ेंगे और उसके साथ पीपीटी को भी ऐड करेंगे तो कुछ नई बातें निकलेंगी। उन नई बातों को नोट्स में बनाना है। पीपीटी उतारते हैं, ठीक है, अच्छी बात, भविष्य के लिए अच्छा है, लेकिन पीपीटी उतार के समय भी जा सकता है आपका, क्योंकि पीपीटी तो आपको ऐप में वैसे ही मिल जाती है। ठीक है, तो आप नोट्स में आप पीपीटी की बातें भी रखिए, लेकिन कुछ अतिरिक्त बातें भी जो पीपीटी में ना हो उनको ऐड करिए, जो बुक से आपको मिल जाती है। तो एक मिला जुला आपका मिल जाएगा। ठीक है, और अपनी लिखी हुई बातें जल्दी याद हो जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर पीपीटी और बुक की मिली जुली बातें आप एक जगह कंपाइल कर लेते हैं तो रिवीजन करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, इसलिए नोट्स जरूरी है। कल आपने नहीं दिखाया मुझे, अगर कल आप दिखा सके, कल अंतिम टॉपिक होगा, उसके बाद हो सकता है कि एक पीवाईक्यू का सेशन होगा। ठीक है, तो वो फिर वहां पर आपको नोट्स मुझे दिखाने पड़ेंगे, तो इसलिए आप सजग रहिएगा। कल हो सकता है मैं नोट्स वगैरह फिर से देख लूं। जिनके भी कंप्लीट नहीं है या जिनकी शुरुआत नहीं है वो थोड़ा थोड़ा शुरुआत भी कर लो, जिनके कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट कर लो। ठीक है, चलिए, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। सर एक्चुअली अभी फोर्थ सेम का ना वो थीसिस वगैरह ये भी चल रहा है सर, इसलिए थोड़ा प्रेशर ज्यादा है। ओके, तो नोट्स नहीं कर पा रहे हैं, बस एक यूनिट पीछे हूँ सर, बाकी तो हो गया पीछे का। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? सबको समझ में आ गया जो जितना भी मैंने आज पढ़ाया है? यस सर। जी सर। ठीक है, चलिए शांति पाठ करें। ओम विश्वानि देव सप्तर्दुतानि परास्तुव यद भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति 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 सर्वरिष शांतिर्भवतु।